हाय गाइस, मैं हूं इमरान मसूद। इमरान प्रोडक्शन टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका गुड नेम? खानजादा असफंजार खटक मेरा नाम है जी। और मैं पश्तो के अजीम शायर खुशहाल खान खटक जो कि अफगानिस्तान के कौमी शायर हैं, उनकी मैं 12वीं पुश्त हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बायस इफ्तिखार है कि खुदा ने मुझे ऐसे घराने में पैदा किया और मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस बात से, चूँकि एक फ़नून लतीफ़ा का घराना है, शायरी का घराना है, मौसीकी का घराना है। एंटरटेनमेंट के हवाले से आपने काफ़ी काम किए हैं। रिसेंटली भी हम लोग विरसा में मिले, तो पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, नेगेटिव लोग भी आपको मिलते हैं। जब नेगेटिव लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं? क्या करते हैं? देखिए, रक़्स, शायरी, फ़नून लतीफ़ा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। जिस दिल में प्यार और मोहब्बत होती है उस दिल में नफ़रत नहीं होती। जहाँ से नफ़रत आती है आप समझ लीजिए कि वहाँ पे प्यार और मोहब्बत नहीं है, वहाँ पे फ़नून लतीफ़ा नहीं है। तो जहाँ से भी थोड़ी बहुत मुझे नफ़रत मिलती है तो मैं दिल में उनके लिए दुआ करता हूँ ताकि खुदा उन पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए और उनके दिलों में खुशी भरे। चूँकि जिस दिल में नफ़रत होती है उसमें खुशी नहीं होती। तो ये उन लोगों की बदकिस्मती है कि जो रक़्स को बुरा समझते हैं, मौसीकी को बुरा समझते हैं, शायरी को बुरा समझते हैं। देखिए, शायरी क्या है? अल्फाज का नाच है, अल्फाज का रक़्स है। और रक़्स क्या है? आज़ा की शायरी है। तो ये दोनों ही बहुत ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम फ़न है। फ़न कोई भी काबिल तमस्खर नहीं होता, फ़न कोई भी कमतर नहीं होता। रक़्स एक ऐसा फ़न है जिसमें शायरी, आपका लिबास, पोशाक, आपका कल्चर, आपका कल्चर, आपकी सकाफ़त, वो सारी एक जगह आ जाती है। एक्टिंग, अदाकारी, तो रक़्स कैसे बुरा हो सकता है? देखिए, रक़्स जो है, मौलाना रूमी फरमाते हैं, जिनका मैंने लिबास ज़ेब-ए-तन किया है, जलालुद्दीन बल्खी साहब कहते हैं कि कायनात का हर ज़रा रक़्स में है। अगर एटम्स हैं वो भी रक़्स में हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रक़्स में हैं, तो मैं और आप रक़्स में कैसे नहीं हो सकते? रक़्स के बग़ैर ज़िंदगी ही नहीं है, रक़्स के बग़ैर मौत है, और जब मौत वाक़ई हो जाती है तो वो हलाकत है। तो इसलिए रक़्स में रहिए और ज़िंदा रहिए। पॉजिटिविटी आप में कहाँ से आती है? हमारे आस पड़ोस में या जहाँ भी मैं विज़िट करता हूँ, देखता हूँ, तो नेगेटिविटी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। ये मोटिवेशन पॉजिटिविटी की आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, मेरे परदादा हुज़ूर खुशहाल खान खटक एक छोटे से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, खटक कबीला, और मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर एक बहुत बड़ा शहंशाह हिंद, उन्होंने जुल्म ढाए पश्तूनों पे, अफ़गानों पे और सिखों पे। ये जो सिख आजकल हमारे पश्तून इलाके में क़याम पज़ीर हैं, हमारे कोहाट कुरम एजेंसी में, इसके अलावा औरंगज़ेब एजेंसी में, खैबर एजेंसी में, बुनेर स्वात में, काबुल में, तो ये इन्होंने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के जुल्म के ख़िलाफ़ पनाह ली थी आज से काफ़ी सदियाँ पहले, 4 सदियाँ पहले। और इसी तरह इन्होंने मज़ालिम पश्तूनों पे भी ढाए। तो फिर खुशहाल खान खटक ने अफ़गान के नंग के लिए तलवार उठाई और उन्होंने कहा, दे अफ़गान पुनांग में ओतड़ला तुरा, दे अफ़गान पुनांग में ओतड़ला तुरा, नंग याले दे ज़मने खुशहाल खटाक। मैंने अफ़गान के नंग के लिए, अफ़गान की इज़्ज़त के लिए तलवार उठाई है और मैं नंग्याली इज़्ज़तदार हूँ ज़माने का खुशहाल खान खटक। तो उन्होंने जो पश्तूनों की इज़्ज़त और नामूस की बका के लिए तलवार उठाई थी, उन्होंने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी शायरी और अपनी तलवार के ज़रिए जिहाद किया। और मैं आज 21वीं सदी में उनकी 12वीं पुश्त में मैं जुल्म के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा हूँ। मैं अपने रक़्स में जो तलवार इस्तेमाल करता हूँ उसका मकसद तशद्दुद हरगिज़ नहीं है। उसका मकसद है कि आप ताकतवर हैं, लड़ाई कर सकते हैं नाहक के ख़िलाफ़, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। मेरे रक़्स में जो रुमाल है, सुर्ख़ रुमाल, वो अमन और मोहब्बत का पैगाम है, और इसमें जो घुंघरू है वो झनकार है, और झनकार के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। हमारे अबशारों में झनकार है। देखिए, जो घुंघरू है वो एक साज़ है, जिस तरह के रबाब है, जिस तरह के सुरनाए है या नाए है, इसी तरह घुंघरू एक ऐसा साज़ है जो हम पैरों से बजाते हैं। बाकी साज़ हम शायद मुंह से बजाते हैं, बांसुरी हो गया, इसी तरह हारमोनियम हो गया, उंगलियों से बजा रहे हैं। तो रबाब और हारमोनियम और घुंघरू सब एक ही जितने काबिल एहतराम और साज़ है। देखिए, साज़ से कैसे आप नफ़रत कर सकते हैं? खुशी के सोर्स से, जो खुशी आपको दे रहा है, उससे आप कैसे नफ़रत कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि खुदा खुद मुसव्विर है, वो खुद खूबसूरत है, खुद हसीन है, और हुस्न को पसंद करता है, और हुस्न को जो नहीं पसंद करता वो शैतान होता है। शायरी एक हुस्न है, रक़्स एक हुस्न है, कायनात में हर चीज़ नाच रही है। जानवरों को देख लीजिए, परिंदे देख लीजिए, और ये कैसे नाच रहे हैं? खुदा की हम्द सना में। हम भी जब रूमी लिबास ज़ेब-ए-तन करते हैं, हम भी खुदा की सना में नाचते हैं। देखिए, मौलाना रूमी
جو ہیں وہ بلخ میں پیدا ہوئے, افغانستان میں پیدا ہوئے. وہ ہمارے لیے غیر نہیں ہے, وہ روم کے نہیں اصل میں, وہ پیدا ہوئے بلخ میں. اور 13ویں صدی میں وہ 10 سال کی عمر تک بلخ میں تھے, افغانستان میں, اور وہاں پہ وہ پشتون ثقافت کلتور سے بھی آشنا تھے. چونکہ ہمارے جو کوچی جو پویندہ ہیں, جو خانہ بدوش ہمارے قبیلے ہیں, غلزئی قبیلہ خاص طور پہ, خلجی قبیلہ, وہ شمال تک یعنی جنوبی ترکستان جو ہے, روم کا علاقہ, بلخ اور بدخشان, وہاں تک جاتے تھے. تو مولانا رومی جو ہے وہ اتن سے بھی آشنا ہوئے, اور رومی رقص میں اور خٹک ڈانس میں, اتن میں مماثلتیں ہیں. ہم خٹک ڈانس آج بھی الٹے پیر کو محور بنا کے سیدھے پیر سے ہم الٹی طرف اینٹی کلاک وائز چکر ہم لیتے ہیں, اور رومی رقص جو ہے وہ بھی الٹے پیر کو محور بناتے ہیں چونکہ دل کے قریب ہے, اور یہ سارا رقص دل سے ہوتا ہے. اور رومی رقص میں اسی طرح کا لباس پوشاک ہے جس طرح میں نے زیب تن کی. اور آج اگر آپ خٹک لباس دیکھیں تو وہ اسے تھوڑا سا نسبتاً اس کی لینتھ کم ہو گئی ہے, لیکن ظاہر ہے 8 صدیاں گزری رومی لباس کو بدلتے ہوئے بھی, اور وہ انہوں نے اپنا قائم رکھا. اور خٹک قوم ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ان کا لباس. تو دیکھیے رومی رقص, درویشی, ملنگی, فقیری رقص وہ ہم سے دور نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہمارے لال شہباز قلندر جہاں پہ دھمال ہوتی ہے, ہمارے بھٹشا سرکار, اس کے علاوہ ہمارے خوشحال خان خٹک, رحمان بابا, یہ سارے بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے ہمیں تصوف اور زندگی سے پیار سکھایا ہے, زندگی کی طرف ہمیں لائے ہیں تاکہ ہم زندگی میں محبت دے سکیں. میں نے خود رقص سیکھا. میری استانی مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام, 91 سال کی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. کورونا کو انہوں نے 90 سال کی عمر میں شکست دی, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کیس اسٹڈی ہے اور ایک سکسیس اسٹوری ہے. چونکہ کورونا کو اگر انہوں نے شکست دی ہے تو وہ رقص کی وجہ سے خدا نے ان کی صحت برقرار رکھی ہے ماشاءاللہ. خدا ان کو لمبی عمر دے. سن 2007 سے میں ان سے رقص سیکھ رہا ہوں. مادام اندو مٹھا جی کے خاون خدا بخشے جنرل ابو بکر عثمان مٹھا, جنہوں نے SSG شروع کیا, فادر آف SSG اسپیشل سروسز گروپ چراغ میں انہوں نے شروع کیا, اور وہ ایک بہت بڑا نام. اور اندو جی نے 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہ سکھا رہی ہے. ابھی بھی وہ مجھے سکھاتی ہیں. چک شہزاد میں مجھے اپنے گھر بلاتی ہے, وہاں پہ جو بھی میری رقص میں کمیاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے میں ایک ادنا سا شاگرد ہوں ان کا, لیکن ایک بہت ہی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں, چونکہ انہوں نے مجھے رقص کے علاوہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. انہوں نے مجھے قوالی, ہندی, کلاسیکی رقص, کتھک سکھایا, جو انہوں نے لاہور میں سیکھا اپنے بچپن میں سن 40 میں اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے. اور پھر وہ بعد میں مدراس گئیں, جنوبی ہند گئیں, اور وہاں پہ انہوں نے بھرت ناٹیم جو کہ جنوبی ہندی کلاسیکی رقص ہے وہ انہیں سیکھا. تو یہ دونوں رقص بھرت ناٹیم اور کتھک میں نے سیکھے. جب میں ایک دفعہ یہ رقص سیکھ گیا تو میں نے سوچا کہ میں ایک افغان ہوں, ایک پشتون ہوں, ایک پٹھان ہوں, تو میں کیوں نہ اس رقص کو پیش کروں پشتو کی موسیقی میں. تو میں نے ایک آمیزش بنائی, ایک مرکب بنایا خٹک اور کتھک کا, جس میں خٹک تلوار بھی ہوتی ہے, جس میں خٹک رومال بھی ہوتا ہے, اور اس میں کتھک گھنگرو بھی ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیے, یہ آمیزش بنانا یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ آمیزشیں بنتی رہی تھیں. کتھک اصل میں لفظ کتھا سے نکلا ہے جس کی معنی ہے کہانی سنانا, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کتھا کہانی سنا رہے ہو. تو یہ لوک فنکار تھے, فوک آرٹسٹ تھے, جو گاؤں گاؤں جاتے تھے اور وہاں پہ کہانیاں سناتے تھے. ساز ان کے پاس ہوتے تھے اور وہ اگر ناچ کی صورت میں لوگوں کو کہانیاں سناتے تھے. تو ساز بھی بجاتے تھے, رقص بھی کرتے تھے, اور ڈرامہ بھی کرتے تھے, یعنی وہ ناٹیم جس کو ہم کہتے ہیں, اور ناچ کو ہم نرت کہتے ہیں سنسکرت ہندی میں. اور اسی نرت ناچ ناٹیم کو اور نرتیہ جو کہ مختلف ڈانسز اور ڈانس ڈرامہ کے الفاظ ہیں سنسکرت میں, ان کو آپ لے لیجئے, اور پشتو کا لفظ اتان یا اٹن یا اتن کو لے لیجئے, تو یہ دونوں رقص کے لیے ہیں. اور تے نون رے اتن میں ہے اور نرت میں نون ریتے ہیں, ان کو آگے پیچھے کر لیں تو وہی لفظ ہے. اصل میں سنسکرت اور فارسی دونوں ایک زبان سے نکلی, جو اوستا ہے, زرتشتوں کی زبان, آتش پرستوں کی زبان, اور اس سے جو قریب ترین زبان ہے اوستا سے, جو زندہ زبان ہے وہ پشتو ہے. مگر چونکہ سنسکرتی اور فارسی سلطنتیں بھی بہت رہیں, شہنشاہیت بھی بہت رہی, پشتون قبائل ہمیشہ سے قبائل رہے. جس طرح منگولیا کے منگول آج بھی اسی طرح قبیلوں کی شکل میں ہیں, اور وہ ایک پسماندہ ملک ہے, لیکن اس کے باوجود منگول آئے اور وہ ترکوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی, اور پھر وہ مغل کی صورت میں ان کی سلطنتیں رہیں. اسی طرح پشتون قبیلے جو تھے وہ آج بھی قبائل ہیں. اس لیے اگر افغانستان آج بھی روبہ ترقی ہوتا تو کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. تو یہ تحقیق افغانستان پہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہندو ہم پہ تحقیق اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے, اور مسلمان افغان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو مت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. لیکن زبانیں تو جھوٹ نہیں بولتے, زبانوں میں وہ ہے نرت,
नृत्य और अतण आज भी इस बात का सबूत है कि हम सब एक ही सकाफत, एक ही कल्तूर से हैं और सदियां पहले, हज़ारों साल पहले हम एक ही जड़ से, हम सब लोग, सब इंसान मुख्तलिफ डायरेक्शंस में गए। कोई अफ़गानिस्तान की तरफ चला गया, कोई हिंदुस्तान आ गया, कुछ ईरान की तरफ चले गए। तो ज़बानों में मुमासलतें हैं, हमारे रक़्सों में मुमासलतें हैं। तो फिर क्या हुआ कथक के साथ कि वो जो लोक फनकार थे उनको पंडितों ने मंदिर मधु किया, बुलाया और उनको गीता, रामायण और उपनिषद दिए जो कि हिंदू की मुक़द्दस किताबें हैं। तो फिर वो जो लोक रक़्स था वो बन गया एक पूजा का रक़्स, एक परस्तिश का रक़्स बन गया, यानी इबादत का रक़्स बन गया हिंदू मत का। तो फिर वो जब मुसलमान आए, जब मंगोल आए, मुग़ल आए, तुर्क, अफ़गान, पठान, पश्तून, खिलजी, यानी शुरू में गौरी और गज़नवी आए, उसके बाद फिर जो है पश्तूनों की अगर हम बात करें तो खिलजी आए, फिर लोदी आए और आखिर में सूरी आए। तो ये जब ये लोग पठान और तुर्क आए तो ये लोग ज़ाहिर हिंदू मत की उन कहानियों में इनकी दिलचस्पियाँ नहीं थी, तो इन्होंने सेक्युलर बना दिया डांस को, नृत्य को, उस कथक को। तो फिर ये लिबास अपनाया गया, अंगरखे अपनाए गए, लंबा लिबास जिसमें यहाँ तक देखिए रक्स जो कथक है वो औरतें साड़ी में करती थीं और मर्द जो यहाँ के हिंदू थे वो धोती में करते थे या तहमत बांध के करते थे, चूँकि ये गर्म मुल्क था, एक अभी भी गर्म है उसी तरह। तो मौसम के एतबार से यहाँ का लिबास उस तरह था। मंगोलिया लिबास लंबा था चूँकि सर्द इलाका था, तो जो तुर्क और मंगोल और मुग़ल आए और इसी तरह पश्तून अफ़गान आए वो भी सर्द इलाके से थे, तो पूरी आस्तीनें, लंबी लंबी आस्तीनें, लंबी शलवारें, खुले कपड़े, तो ये आए। तो जब ये आए तो फिर वो चक्कर जो है वो और ख़ूबसूरत हो गया, तो उसके साथ घेरा जो है कमीज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। तो जब देखिए जब लोक रक़्स था जब तक कथक, तो ज़ाहिर है उसमें मुकामी ज़बानें थी शुमाली हिंद की, तो जिसमें पाकिस्तान का खिता भी शामिल है, लाहौर और सारा इलाका। फिर जब उन्होंने इसको अपनाया तो ज़ाहिर है संस्कृत, हिंदी और जो दीगर उनकी मुकामी ज़बानें उनमें नृत्य करने लग गए। जब मुसलमान आए तो फ़ारसी आ गई और इसमें अरबी आ गई और ज़ाहिर है पश्तो का भी इन्फ्लुएंस आ गया, चूँकि जब ये मुसलमान पश्तून बादशाह थे वहाँ पे, खिलजी और लोदी और सूरी, तो ज़ाहिर अतण भी साथ लाए, तो फिर ज़ाहिर है इसमें और ज़्यादा तग़य्युर आया। इसी तरह फिर लखनऊ के जो नवाब थे वो कथक को प्रमोट करते थे। नवाब वाजिद अली ख़ान ख़ुद एक बहुत आला उस्ताद थे कथक के और वो ख़ुद कथक करते थे। और इसी तरह पश्तून में सबसे पहली जो रियासत है अकोड़ा खटक और टेरी की, वो हमारे आबाओ अजदाद ने यानी खुशहाल खान खटक के परदादा ने, मलक अकोड़ खान ने सन 1940 में कायम की, टेरी के इलाके में जो आज कोहाट और करक पे मुश्तमिल है। तो जब पश्तूनों की पहली रियासतें कायम हुई अपने इलाके में, अपने ही लोगों पे, खटक कबीले पे, तो वहाँ पे दरबार बने और जहाँ पे दरबार बन जाता है वो एक मरकज़ बन जाता है, महवर बन जाता है। तब जब दरबार बनता है तो लोगों की जो गुफ्तगू होती है वो भी आरास्ता पैरास्ता हो जाती है और उनका रख रखाव भी बेहतर हो जाता है। वहाँ पे मौसीकी, वहाँ पे शायरी, वहाँ पे दीगर फ़नून लतीफ़ा, वहाँ पे नृत्य, अतण ये भी शुरू हो जाता है। तो जो खटक डांस है ये इन्हीं दरबारों में इसकी परवान को देते थे, मज़ीद इसको सराहते थे। जो हमारे ख़वानीन थे 4 सदियों से, यानी खुशहाल खान खटक के ज़माने से, उनके आबाओ अजदाद के ज़माने से 1540 से, और 1586 में अकबर आज़म जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने तस्लीम किया कोड़ा खटक और टेरी की रियासत को और उनको मालिये का चार्ज भी बनाया। जो भी शाही सड़क से गुजरता था, अबासीन दरिया को पार करता रियासत सिंध को, तो उससे मालिया वसूल करते थे मलक अकोड़ खान और उनकी औलाद, और वो मनसबदार थे मुग़ल बादशाह के। तो औरंगज़ेब आलमगीर तक ये मनसबदारी जारी रही हमारे ख़ानदान में। लेकिन जब खुशहाल खान खटक ने अफ़गान के नंग के लिए तलवार उठाई तो ज़ाहिर है उन्होंने मनसबदारी भी छोड़ दी और फिर उन्होंने पश्तून नेशनलिज्म पे काम किया। तो फिर जब टेरी की और अकोड़ा खटक के दरबार बने, पश्तून वो कबीला यानी पश्तूनों में खटक वो कबीला जो अपने सारे हमसाई कबीलों के साथ लड़ा है, चाहे वो औरकज़ई है, चाहे वो बंगश है, चाहे वो मरवत है, चाहे वो वज़ीर है, और सबसे ज़्यादा यूसुफ़ज़ैयों से लड़ा है और फिर हिंद की अवाड़ों से भी लड़ा है। तो जब इन कबीलों से खटक कबीले की लड़ाई होती थी तो ज़ाहिर है इनको मश्क चाहिए होती थी, जंगी मश्क। तो उस तरह मुनज़्ज़म फ़ौज तो अपने वक्त में नहीं थी चूँकि आबादी बहुत कम थी ना खटक कबीला निस्बत यूसुफ़ज़ैयों से। तो जब जंग नहीं होती थी तो ये तलवारों के साथ रक्स करते थे। ये एक जंगी यानी तमरीन थी, एक प्रैक्टिस थी ताकि ये अपने जंग के लिए ये जो है ना हमेशा जो है ना मुस्ताद रहें। तो ये तब से ये खटक डांस होता आ रहा है टेरी के दरबार में, अकोड़ा खटक के दरबार में, और हमारे 1873 में हमारी जो टेरी की खानात थी वो नवाबी में तब्दील हुई और वहाँ पे नवाब सर ख्वाजा मोहम्मद खान को
नाइट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा एहसास था हिंदुस्तानी लोगों के लिए, वो मिला अंग्रेज़ की तरफ से और उनको सर का खिताब मिला। तो नवाब सर ख्वाजा मोहम्मद खान, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बड़ा एहसास था जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े नवाबीन को मिला था, और इसमें टेरी के नवाब साहब को भी एहसास मिला। तो जब ये नवाबी रियासत थी तो मज़ीद फ़नून लतीफ़ा को जो है ना एम्पावर किया गया ताकि वो आएँ दरबार में नाचें। वहाँ पे मौसीकी की महफ़िल होती थी, वहाँ पे शायरी की महफ़िल होती थी। चूँकि खुशहाल खान खट्टक, देखिए खुशहाल खान खट्टक खुद फ़नकार थे। जो शायर होता है वो सबसे बड़ा फ़नकार होता है, चूँकि वो अल्फाज के साथ खेलता है, अल्फाज का रक़्स करता है। इसी तरह फिर हमारे अब्दुल कादिर खान खट्टक एक बहुत बड़े शायर, और बहुत से आपको मिलेंगे हमारे खट्टक कबीले में ख़वानीन में शायर। और फिर हमारे नवाबज़ादा सुबह सादिक खान, जो कि पेशावर टीवी से और पेशावर रेडियो से बहुत मशहूर थे। सन 90 में उनका इंतकाल हुआ। तो इस तरह की महफ़िल होती थी जहाँ पे यानी ये दरसी महफ़िल थी, ये इनमें लोग सीखते थे। ये प्लेटफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे लोग बहुत सी चीज़ें सीखते थे। तो जहाँ पे खट्टक डांस को भी प्रमोट किया जाता। आज अगर खट्टक डांस पाकिस्तान का कौमी रक़्स है, नेशनल डांस है, तो वो इन्हीं खानी नवाबी की वजह से है, चूँकि पेट्रोनाइजिंग करते थे। आज पाकिस्तान में रक़्स को सरकारी सतह पे कोई पेट्रोनेज नहीं हासिल कहीं पे भी। तो सन 56 तक जब ये नवाबी थी तो नवाब पेट्रोनाइज करते थे। और आज मैंने कोरोना के दिनों में टेरी नवाब दरबार बनाया, चूँकि मैं खुद रक़्स मैंने सीखा है और मैं सिखाता हूँ। तो कोरोना के दिनों में फिर नहीं सिखा सकता था, चूँकि लोग घर नहीं आ सकते थे रक़्स सीखने के लिए। फिर मैंने ऑनलाइन ज़ूम के ज़रिए रक़्स सिखाना शुरू किया, और टेरी नवाब दरबार यानी कि अपने दादा हुजूर के नाम पे मैंने इस इदारे का नाम रखा, ताकि उनकी लेगेसी को मैं मज़ीद आगे लेकर चल सकूं। जिस तरह उन्होंने फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया, इस तरह मैं भी दे सकूं। तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं रक़्स सिखाता हूँ, मैं अतड़ सिखाता हूँ, मैं लोगरी कतगनी उज़्बकी जो हमारे अफ़गान पश्तो रक़्स हैं वो मैं सिखाता हूँ, मैं कथक सिखाता हूँ। चूँकि कथक जितना हिंदुस्तान का है उतना ही हमारा। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे काबुली पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, चूँकि उसमें मुझे ज़्यादा मिर्च वाला खाना मैं हज़म नहीं कर सकता। अभी भी शायद मिर्चें लग रही हैं, तो लेकिन ये है कि मुझे काबुली खाने, उनकी जो ग़ज़ा है वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे जो है ना मतलब मशरूबात बहुत पसंद है। और टोटल कितनी ज़बानें आपको आती हैं? देखिए, जब खुशहाल खान खट्टक की 12वीं पुश्त है तो ज़ाहिर पश्तो, अपनी खट्टक पश्तो मुझे आती है, और घर में तो हम पश्तो ही बोलते हैं, पश्तो के अलावा कुछ नहीं बोलते। फिर स्कूल में ज़ाहिर है मैं बीकन हाउस का पढ़ा हूँ। सन 86 में हम कोहाट से आ गए थे और यहाँ पे मैं बीकन हाउस से पढ़ा हूँ, और यहाँ पे ओ लेवल, ए लेवल करने के बाद मैंने कॉमसेट इस्लामाबाद से BBA MBA किया। इसी दौरान मुझे फ़ारसी से बहुत गहरा लगाव हुआ, और फ़ारसी मैंने सीखी, अफ़गान दरी मैंने सीखी, संस्कृत से मुझे लगाव है, हिंदी से लगाव है, चूँकि हिंदुस्तानी फ़िल्में देख के बड़े हुए हैं। और इसके अलावा मलेशिया में 2 दफ़ा गया हूँ, 2 महीने रह के आया हूँ। वहाँ पे हमारे बुनेरी भाई बहुत ज़्यादा हैं, स्वाद बुनेर के लोग पठान जो हैं। तो वहाँ पे चूँकि रहा, बहुत सैर की मैंने, हर तरफ परफॉर्म भी किया, KL में, कोलालमपुर में, और इसके अलावा पिनांग में। तो वहाँ पे मलेशियन जो ज़बान है, माले जावी जो जिसको कहें, या जो सुमाट्रा की ज़बान है, वो मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत सीखी। तो आज भी कोई मलेशियन जब मिलता है, चाहे बुनेरी हो चाहे वो खुद मलेशियन हो, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ले लेता हूँ। असल में जब आप ज़बान में किसी की ज़बान में बात करते हैं तो लोगों का दिल मोम हो जाता है। ज़बानों के ज़रिए आप लोगों के दिल जीत सकते हैं, और उनका पोशाक पहन के। ये पोशाक जो है ये अफ़गानिस्तान बल्ख तक महदूद नहीं है, ये लिबास तुर्की का भी है, ये हमारे अफ़गानिस्तान का भी है। चूँकि ये मौलाना रूमी इन चीज़ों से बालातर थे, वो पैदा बल्ख में हुए, मज़ार शरीफ के करीब, मगर वो एक इन सब से बालातर है। चूँकि जब सूफ़ी आप होते हैं तो आप सारी चीज़ों से बालातर हो जाते हैं, सारी मनफी चीज़ों से बालातर होते हैं, और आप प्यार ही प्यार होते हैं, मोहब्बत ही मोहब्बत होते हैं। नई जनरेशन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम अगर आप देना चाहें? नई जनरेशन के लिए ये पैगाम है कि ज़रूर पढ़ें, मगरिबी तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन अपनी सकाफ़त को मत भुलाएं। अपनी शलवार कमीज़ को, अपनी धोती को, अपनी तहमत को, अपनी पगड़ी, शमला और जो लुंगी है इसको मत भूलें। जो दस्तार है वो हमारी पहचान है। अगर हम औरतों को कहते हैं कि वो दुपट्टा ओढ़ें, तो हमारे बतौर मर्द होने हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी दस्तार पहने, टोपी पहने, चूँकि ये अदब का मुकाम है।
टोपी पहनना, दस्तार पहनना, और ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। मेरी पहचान है दस्तार, मेरी पहचान है रोमी टोपी, मेरी पहचान है ये लिबास। तो अपना लिबास पहने, अपनी ज़बानें बोलें, चाहे वो पश्तो हो, हिंदू हो, बंगाली हो, दरी हो, फारसी हो। अपनी ज़बानों में जो लुत्फ़ है, अपने दादा नाना नानियों से अपनी ज़बान में बोलें। उर्दू भी सीखें, फ़ारसी भी सीखें, मगर अपनी मादरी ज़बान ना बोलें। और अपने गाने सुने, अपने खाने खाएं, मगरिब जाएं, तालीम हासिल करें, वापस आए, अपने मुल्क में अपने लोगों की खिदमत करें। अपने लोगों की अगर मैं खिदमत नहीं करूँगा, अमेरिका से कोई उठ के नहीं आएगा, विलायत से कोई उठ के नहीं आएगा। इन लोगों ने हमें पहले भी लूटा है, अभी भी लूट रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम अपनी सकाफत को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच। आखिर में अगर कोई आपको शायरी आती है खुशहाल खान खट्टक साहब की, तो वो ऑडियंस को हमारी सुनाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। खुशहाल खान खट्टक के मुझे एक शेर बहुत ज़्यादा पसंद है, और वह है शेख दी मुंज़र जाकड़ा ज़ब डाके प्याले आखला। शेख दी मुंज़र जाकड़ा ज़ब डाके प्याले आखला, हक सड़े पैदा दा खपल खपल कार न रखना। शेख नमाज और रोज़ा रखे और मैं भरे हुए प्याले नोश फरमाऊँगा। खुदा ने हर इंसान को पैदा किया है अपने अपने काम के लिए। मुझे खुदा ने पैदा किया रक्स के लिए, शायर को खुदा ने पैदा किया शायरी के लिए, और हमें चाहिए कि हम खुदा को हाजिर नाजिर जान के खुदा की हम्दो सना में शायरी भी करें, खुदा की हम्दो सना में हम रक्सा भी हों, और अपने दीन ईमान को भी ना भूलें, इस्लाम भी ना भूलें, और ज़िंदा रहें, खुद भी ज़िंदा रहें, बाकियों को भी ज़िंदा रहने दें, खुद भी रक्स करें, बाकियों को भी रक्स करने दें। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्लेस के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।